प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका अभिनंदन है। आंसू काव्य का अगला अवतरण इस प्रकार से है और पिछले काव्यांश की तरह बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। इस काव्यांश की तरह ये काव्यांश भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और व्याख्या के लिए सामान्यतः पूछा जा सकता है। इस काव्यांश में पिछले काव्यांश की तरह ही कवि अपने प्रीतम के बाह्य जो सौंदर्य है, नक्शिक जो सौंदर्य है, उसका वर्णन कर रहा है। और पिछले काव्यांश में जिस तरह मुखरूपी चंद्रमा पर काली जंजीरों के माध्यम से केश राशि की सौंदर्य का वर्णन किया गया था और आँखों में छाई हुई लालिमा का वर्णन किया था, यहाँ पर कवि ने प्रियतम के जो ओष्ठ है उसका सौंदर्य, उसका मंद हास्य और उसके भौहों की वक्रता और आकर्षक जो नासिका है, नाक है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। और यहाँ पर भी ज़्यादातर उपमान का ही वर्णन किया गया है। क्षमा कीजिएगा, उपमेय का वर्णन किया गया है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न सुख यह, फिर क्यों चुगने की मुद्रा में ऐसे। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, यहाँ लालिमा युक्त जो अधर है, ओष्ठ है, उन ओष्ठ को मध्यम से के बीच में से दिखाई देने वाली जो दंत पंक्तियाँ, जो दंत जो राशि है वह किस प्रकार से दिखाई देती है, उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर जो मोती शब्द है चमकते हुए दांतों के लिए, विद्रुम सीपी, विद्रुम का अर्थ होता है मूंगा। मूंगा एक पत्थर होता है और वह सुर्ख लाल रंग का होता है। संपुट का अर्थ होता है कवच या आवरण। तो विद्रुम सीपी संपुट शब्द यह कवि ने अपनी प्रेयसी के जो लालिमा युक्त जो अधर या ओष्ठ है, ओठों के लिए विद्रुम सीपी का शब्द का प्रयोग किया है। और उसके बीच में से दिखाई देने वाली चमकती हुई जो दंत राशि है या चमकते हुए जो दांत दिखाई देते हैं, उनको मोती कहा है। लेकिन ये जो सौंदर्य है उसको और भी कवि ने हंस और शुक यानी तोता, उसके माध्यम से उसको यहाँ पर दिखाया है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, कवि कहता है कि उसकी जो प्रियतमा है, उसके जो ओष्ठ है वे मानो मूंगे से बनी हुई सीपियों के समान है। अर्थात जो अधर रूपी जो
संपुट है या अधर रूपी जो लाल सीपियों के समान जो संपुट है, उसके मध्य से जो मोती के समान चमकते हुए जो दांत है, उनको देखकर कवि कल्पना करता है कि मूंगे से बने हुए सीपियों अर्थात अधर रूपी लाल सीपियों के संपुट के मध्य में ये शुभ्र दांत रूपी मोती के दाने कहाँ से आ गए और यहाँ कैसे आ गए, किस प्रकार से और कहाँ इनके मध्य आ गए। आगे कवि कहता है हंस न शुक है। ऐसा माना जाता है कि जो मोती होता है, हंस होता है, वह मोतियों को ही चुगता है, जो पत्थर होता है उनको छोड़ देता है। तो कवि यहाँ कल्पना कर रहा है कि लेकिन यहाँ पर इन मोतियों को चुगने के लिए कोई हंस नहीं है, बल्कि है हंस न सुख यह। लेकिन यहाँ पर उन मोतियों को चुगने के लिए हंस नहीं है, एक तोता है। तो यहाँ पर जो प्रेयसी की जो नासिका है, उसको देखकर कवि उसको सुखिया तोते की कल्पना करता है, अर्थात जो नासिका है उसको तोते के रूप में यहाँ दिखाया गया है हंस ना सुख यह, फिर क्यों चुगने की मुद्रा में ऐसे। जो नासिका है उसको देखकर कवि कल्पना करता है कि वह नासिका तोते के समान जो लालिमा युक्त जो अदरिया जो ओष्ठ है, उनके मध्य से जो मोतियों के समान जो चमकते हुए दांत दिखाई दे रहे हैं, उन मोतियों को मानो वह नासिका रूपी तोता चुग रहा है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न सुख यह, फिर क्यों चुगने की मुद्रा में ऐसे। यहाँ पर जो नासिका रूपी जो तोता है, वह इन मोतियों को चुगने के लिए बैठा है, अर्थात जो नासिका रूपी जो तोता है वह इन मोतियों को नहीं चुग सकता। और इसी कारण, क्योंकि यदि हंस है वह तो मोतियों को चुग सकता है, लेकिन जो नासिका रूपी जो तोता है वह इन मोतियों को चुग नहीं सकता, इनको खा नहीं सकता। इसी कारण दांत रूपी जो मोती है वे अपने सौंदर्य के साथ में बड़े ही आकृष्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लालिमा युक्त जो ओष्ठ है, उसके मध्य में जो चमकती हुई जो दंत पक्ति है, और साथ ही उस लालिमा युक्त जो ओष्ठ है उनके ऊपर जो नासिका है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर एक तोते के रूप में दिखाया गया है। और कवि कल्पना कर रहा है कि इस मोती रूपी दांतों को चुगने के लिए यहाँ पर हंस नहीं बल्कि एक तोता उपस्थित है, तोता विद्यमान है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस ना सुख यह, फिर क्यों चुगने की मुद्रा में ऐसे। विकसित सरसिज वन वैभव, सरसिज का अर्थ होता है कमल, वन वैभव, वैभवशाली वन अर्थात घना वन। मधु उषा, मधु यानी मधुर, उषा यानी प्रातःकाल का जो समय होता है उसके लिए उषा शब्द आया है। और यहाँ पर उषा को एक नायिका की संज्ञा दी गई है। उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। विकसित सरसिज वन वैभव, मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। कवि की जो प्रेयसी है उसके हास्य का वर्णन करते हुए, उसकी मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल की वेला में जो पुष्प समूह, कमल के जो पुष्प समूह है,
उसका उषा काल के साथ में ही उसका विकास होता है और उसका सौंदर्य भी प्रकट हो जाता है। परंतु इस सुंदर मुख की शोभा के सामने उस उषा काल में खिलते हुए कमल का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि मधुर उषा के अंचल में खिलते हुए सरसिजिया जो कमल है, वे यदि उसकी प्रेयसी की हंसी को देख ले तो पल भर में वे अपना उपहास करा लेंगे, अर्थात मधुर जो उषा है यहाँ प्रातःकाल में जो खिलती हुई जो कमल की जो राशि है, वह भी उसके प्रीतम की हंसी के समक्ष पल भर भी नहीं ठहरती है। तो इस प्रकार विकसित होते हुए कमल क्षण भर के लिए उसके प्रेयसी के सुंदर मुख पर जो हास्य है उसको यदि क्षण भर के लिए देख ले तो स्वयं उनका उपहास हो जाएगा और वे अपने आप के सौंदर्य को उसके समक्ष फीका महसूस करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रेयसी का जो मधुर हास्य है, उसकी जो दंत पंक्ति है, उसके जो मुख का जो सौंदर्य है, उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसके वर्णन करने के लिए बहुत ही सुंदर उपमेय जुटाए गए हैं। और उनको एक बार और देख लेते हैं। विद्रुम जो सीपी संपुट शब्द यहाँ पर लालिमा युक्त जो ओष्ठ है उनके लिए आया है। जो प्रेयसी के या जो कवि की जो प्रियतमा है, उसके जो लाल लाल ओष्ठ है उनको देखकर कवि कल्पना करता है कि वे मानो लाल मूंगे से बनी हुई सीपी के समान हो। और उसके मध्य से चमकने वाले जो दांत है उनको कवि मोती कह रहा है। और इन ओष्ठों पर विद्यमान जो झुकी हुई जो नासिका है उसको देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो उन मोतियों को चुगने के लिए यहाँ पर कोई हंस नहीं बल्कि नासिका रूपी तोता विद्यमान है। धन्यवाद।